आखिर जब यही हश्र होना था कोर्ट में तो फिर क्यों थलपति विजय के खिलाफ में कोर्ट में इतनी सख्त धाराओं में एफआईआर के लिए अपील दायर कराई थी। आखिर थलपति विजय की किस तौर पर हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी की सारी मंशा औंधे मुँह गिर गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज के शो में सबसे पहले आपको दो लाइन में कोर्ट की वो खबर दिखाते हैं, उसका एक अहम हिस्सा आप जान लीजिए जिसने बीजेपी की एक तरीके से थू थू करा दी। मतलब भाजपा चली थी थलपति को फंसाने, मगर हो गया उल्टा। कोर्ट में थलपति की हुई बड़ी जीत। मद्रास हाई कोर्ट ने सीएम और टीवीके के चीफ श्री जोसेफ विजय थलपति के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक एक तरीके से राजनीतिक नई कशमकश का माहौल बना गया और ऐसे में एक झटके में थलपति विजय ने दिल्ली को भी एक संदेश दे दिया। कोर्ट रूम में हालात ऐसे हो गए कि भाजपा समर्थित याचिकाकर्ता के होश ठिकाने मानो आ गए। वो सुनवाई के दौरान ही याचिका वापस लेने की अनुमति के लिए मन्नत करने लगा। दोस्तों, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले थलपति का एक लाइन में भाजपा और याचिकाकर्ता को सख्त संदेश दिखाते हैं। कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, हर साजिश तोड़ेंगे, झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, इस देश में कोर्ट है। अब दोस्तों देखिए ना, जब थलपति और राहुल को तमिलनाडु में सरकार बनाने से बीजेपी रोक नहीं पाई तो फिर थलपति सरकार और थलपति को कमजोर करने के लिए अदालत में दायर याचिका के फैसले को इंतजार कर रही थी। फैसला आएगा और बीजेपी को यह लगा था कि साफ फैसला आएगा और तमिलनाडु की जनता के जरिए पलकों पर बिठाए गए थलपति की सारी इमेज डैमेज करके हेमंत सोरेन और केजरीवाल की तरह थलपति को लाचार कर देंगे, मगर ऐसा कर नहीं पाई बीजेपी। आपको बताएं कि मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने याचिका खारिज करने का आदेश कोंडुगेयर निवासी एम राजकुमार द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह और बात है कि बीजेपी समर्थित याचिकाकर्ता तमिलनाडु के मौजूदा सीएम विजय थलपति के खिलाफ फर्जी याचिका, झूठ भ्रम पकड़े जाने के बाद घुटनों पर आया। मगर आपको बीजेपी के इस कथित झूठे प्रोपेगेंडे में कैसे थलपति को फंसाने के लिए साजिश रची गई वो भी जान लीजिए। आपको जल्दी से बता देता हूं कि याचिकाकर्ता ने किस तौर पर भ्रम और झूठ की रस्सी बंटते हुए ये सब कुछ आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा याचिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 467 जालसाजी, 470, 471, 120 बी आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश देने की बात की गई थी। दोस्तों, ऐसे ही तो करती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कि अपने एजेंसियों के जरिए एफआईआर करवाना, किसी से आरोप लगवाना और उसके बाद में जब वहां कुछ बात फंसे तो अदालत में ले जाकर मामला और फिर कुछ ऐसे बिंदु को रखा जाए जिसके जरिए अदालत भी कह दे कि ठीक है, आप जांच शुरू कीजिए। और उसके बाद क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। मतलब कुछ भी, केंद्र में सरकार इनकी, चुनाव आयोग इनका, केंद्रीय जांच एजेंसियां इनकी, तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी पर भरी आरोप लगाओ, विरोधियों की जेल में डालो, सत्या हथियाओ, जिसकी मिसाल केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ही है। अब दोस्तों, जिस तरीके से उस याचिका में बीजेपी ने झूठ की रस्सी बंटकर थलपति के खिलाफ आरोप लगवाए थे, वो किस तौर पर आंख खोलने वाले और कैसे उस गैंग को, उस खेमे को नंगा करने वाले हैं, ये जान लीजिए। हालांकि दोस्तों, नंगा करने वाले जैसे शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही इस शब्द के प्रयोग का रास्ता खोला। बहरहाल, याचिका में लगाए गए थे जो आरोप, वो क्या थे जानिए। उन्होंने कहा था कि विजय ने अपने कुछ वित्तीय लेन देन को छिपाया, मेहनताने के रूप में कथित तौर पर बिना हिसाब किताब वाली नकदी प्राप्त की।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आयकर विभाग को निर्देश देने की मांग की कि वो 30 सितंबर 2015 को विजय के आवास पर की गई तलाशी की कार्रवाई में दर्ज तथ्यों, दस्तावेजों, निष्कर्षों की जांच करें। यह भी मांग की थी कि तलाशी के दौरान दर्ज किए गए शपथ पत्रों, आयकर मूल्यांकन की कार्रवाई, विजय के खिलाफ पारित लगभग 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश की समीक्षा की जाए। दोस्तों, इससे पहले भी कोर्ट गए थे। थलपति के खिलाफ एक और केस कराकर कोर्ट से नोटिस भी भिजवाकर बहुत खुश हो रहा था भाजपा गैंग, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगवाए थे कि चुनावी फायदे के लिए थलपति ने बच्चों, छात्रों का प्रयोग कर उनके माता पिता को प्रभावित किया है। और सोने पर सुहागा भी देख लीजिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने टीवी के पार्टी को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांग लिया। बीजेपी समर्थित याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान बच्चों को भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ये मामला सिर्फ एक भाषण या चुनावी बयान तक सीमित नहीं है। सवाल चुनावी आचार संहिता, लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदाताओं को प्रभावित करने के तरीकों का भी है। दोस्तों, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को राजनीतिक संदेश का माध्यम बनाया गया। अब ऐसे में दिल्ली ये उम्मीद पाले बैठी है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो थलपति के खिलाफ भाजपा की जीत होगी, जिस पर टीवीके की ओर से दोस्तों क्या कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने अदालत में कहा कि चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू होती है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका सीमित हो जाती है। सवाल उठाया, क्या चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग कथित उल्लंघनों की जांच कर सकता है? और अगर ऐसा था तो फिर उस वक्त चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, अब जबकि हाईकोर्ट में थलपति को बड़ी जीत मिली और कहा यह जा रहा है कि एक तरीके से दिल्ली भीगी बिल्ली बनी, तो फिर खामोशी क्यों है? आखिर क्यों याचिकाकर्ता एम राजकुमार ने हाईकोर्ट से इस केस की सुनवाई के दौरान क्यों अपील करने लगे, क्यों मन्नत करने लगे कि साहब रहने दीजिए? और क्यों इस याचिकाकर्ता के जरिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील दाखिल कराई गई थी कि आयकर विभाग को निर्देश दिया जाए कि विजय के खिलाफ में सभी दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए की जांच हो। विजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 470, 471, 120B के तहत एफआईआर दर्ज हो। आखिर ये जिन धाराओं की बात की गई थी, जिस तरीके से पूरा एक ताना बाना बुना गया था, अगर मान लीजिए कोर्ट ने इतना भी निर्देश दिया होता कि ठीक है, जांच में क्या दिक्कत है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और उनकी एजेंसियां थलपति विजय के खिलाफ क्या कुछ करती हैं, शायद इसका अंदाजा भी किसी को नहीं होता। मगर इन तमाम चीजों को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत कुछ कहता है। मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला, या फिर याचिकाकर्ता जिस तौर पर, जिस अंदाज में इस केस की सुनवाई के दौरान जो आधार होना चाहिए था इस केस के पक्के होने के लिए, उसमें जब सबूत नहीं दे पाया, खुद ही पीछे हटने लगा। क्या यह थलपति विजय का करिश्मा और कमाल है, या फिर वाकई प्रोपेगेंडा और झूठ अपने आप धराशायी हो ही जाता है? उसकी एक मिसाल। अब फिलहाल जैसे ही मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला आया, पूरे देश में इस केस को और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के एक चर्चा फिर से एक बार शुरू हो गई, और लोग, राजनीतिक बुद्धिजीवी और विश्लेषक ये कहने लगे कि जहां पर चुनाव नहीं भी है, या जहां पर चुनाव आयोग के जरिए सत्ता पक्ष मौजूदा वक्त की केंद्र की सरकार विरोधियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है, वहां पर अपनी एजेंसियों के माध्यम से या फिर कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर के विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की राजनीतिक तौर पर ऐसी कोशिश करती है, जिसकी एक मिसाल थलपति विजय भी होते, मगर मद्रास हाईकोर्ट से उनको इंसाफ मिल गया। दोस्तों, क्या वाकई किसी लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में इसी किस्म की प्रथा और चलन से देश को आगे ले जाया जा सकता है? क्या वाकई जो स्टैंड इस वक्त बीते 12 वर्षों से केंद्र की सरकार या फिर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें जो फैसला लेते आ रही हैं, क्या आने वाले दिनों में आने वाली दूसरी पार्टियों की सरकारों के लिए एक इनसे भी बड़ी लकीर खींचने का मौका नहीं दे रही हैं? क्या आप राजनीतिक द्वेष भावना, बदले की भावना से जो कुछ कर रहे हैं,
अगर आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर आपके साथ तो शायद इससे बड़ा हो। इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।